नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश सर आपके लिए आज मैं लेके आया हूं हमारा जो पेपर सेकंड है कॉमर्स, उसमें यूनिट नंबर 3 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट करा है। 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं डिमांड एनालिसिस के। आपने 360 डिग्री पे बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करा होगा। सारे हैंड नोट्स आपने बनाए होंगे, अपने हाथों से समरी नोट्स रेडी करे होंगे और आज टाइम आ गया है हमने जो सीखा है उसे चेक करने का। तो मैं यहां पे आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं स्क्रीन पे, ठीक है, पैनल पे। और एक एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। तो इनको चेक करके, इनको करने के बाद आपका पता लगेगा कि किस लेवल से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर कोई गलती हुई है ना आपसे, तो फिर उसमें आप सुधार कर लेना, यही मौका है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दो। वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो, फिर देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। तो क्या कह रहा है, कह रहे द इनवर्स रिलेशन, हाईलाइट करेंगे इनवर्स रिलेशन, हाँ जी, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन द प्राइस एंड वेरिएशन इन द क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएशन इन द प्राइस एंड वेरिएशन इन द क्वांटिटी। डिमांड इन नॉट ड्यू टू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि कीमत में भिन्नता और मांग की मात्रा में भिन्नता के बीच कैसा संबंध है, इनवर्स संबंध है। इनवर्स संबंध को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन को हम क्या कहते हैं, विपरीत संबंध कहते हैं, है ना। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। ठीक है, व्युत्क्रम संबंध है। तो ये संबंध का कारण नहीं है, नहीं देखना है आपको कि जो हमारा डिफरेंट प्राइस है उस पे डिफरेंट क्वांटिटी आपको दे रखी है, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी है, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। उस इनवर्स रिलेशन का क्या कारण नहीं है, नहीं देखना है आपको, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास प्राइस इफेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कीमत प्रभाव। जो प्राइस इफेक्ट होता है बेटा, हाँ जी, जो प्राइस इफेक्ट होता है वो 2 इफेक्ट से मिलकर बना होता है। पहला एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ऑलवेज ही आपका नेगेटिव होता है ना। और जो इनकम इफेक्ट है वो भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हमारा प्राइस इफेक्ट भी क्या हो जाता है बच्चा, प्राइस इफेक्ट भी क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो भाई बता रहा है, ये तो बता रहा है कि जो कीमतें दी हुई हैं आपको वस्तुओं की, है ना, और जो वस्तुएं दी हुई हैं, जो क्वांटिटी दी है आपको, मांग मात्रा दी है, उसके बीच में कैसा संबंध बता रहा है, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। नहीं ढूंढना है हमको, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। फिर कह रहे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बायर। कह रहे अगर मान लो मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर बायर एंटर हो जाए, है ना, एग्जिट हो जाए, तो क्या उससे हमारा जो इनवर्स रिलेशन बनता है ना, मांग मात्रा और प्राइस के बीच में, क्या वो मेंटेन होएगा इनवर्स रिलेशन। तो क्रेताओं के बेटा, बायर है जो हमारे खरीदार है, उसके आने या जाने से इस रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर हमारा बी ही होगा, लेकिन सी और डी भी हम समझेंगे। ठीक है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है भाई गोसेन का लॉ ऑफ कंजम्पशन है। ठीक है, हाँ जी, लॉ ऑफ कंजम्पशन है। लॉ ऑफ कंजम्पशन को अगर आप नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए, इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे।
तो प्रोफेसर गोसेन ने, है ना, लॉ ऑफ कंजम्पशन यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे जैसे हम इकाइयों का बच्चा उपभोग करते हैं, हाँ जी, जैसे जैसे हम लगातार एक इकाई का उपभोग करते रहते हैं, एक इकाई का, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाती है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बेटा गिरने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम अतिरिक्त इकाई तभी बाय कर पाएंगे जब हम उसके लिए कम कीमत देंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोसेन का लॉ है। तो ये भी हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो भी काम करता है इसमें, इनवर्स रिलेशनशिप में। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ए भी कट हो गया, सी भी कट हो गया। अब बचा क्या डी। डी क्या है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि अगर किसी की प्राइस, भाई मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने, एक कोक ले लिया, एक पेप्सी ले ली, ठीक है, कोक और पेप्सी, कोक भी 10 रुपए की है, पेप्सी भी कितने की है, 10 रुपए की है। अगर आप पेप्सी का रेट बेटा 12 रुपए कर देते हो तो बताओ सारे के सारे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कोक पर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये भी हमारा जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये भी वर्क करता है किसमें, इनवर्स रिलेशन में। किसके बीच में इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन जो हमारी प्राइस है, ठीक है, और जो हमारी क्वांटिटेटिव डिमांड है उनके बीच में क्या, कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे 4 ऑप्शन में से एंट्री और एग्जिट, यानी कि जो हमारे बायर है वो आ जाए या फिर प्रवेश कर जाए या फिर बाहर चले जाए, उसका इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले में हम जाएंगे बच्चा पार्टी किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। तो देखिए अब कमेंट्स बॉक्स में अब अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ईमानदारी के साथ आंसर देना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। इतना पढ़ा है, समझा है ना, पहले भी डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है, अब दोबारा भी पढ़ लिया हमने, है ना, बार बार पता नहीं कहां कहां से हमने पढ़ा है। तो आज मौका है कि आज हम अपने चेक कर ले सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, ठीक है, हाँ जी। और एक एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहे पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ द डिमांड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू कैन बी मेजर AR विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। याद है मैंने आपको मेथड कराए थे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के। पहला था आपका परसेंटेज मेथड था, ठीक है, दूसरा आपका मेथड था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, चौथा था आर्क मेथड और पांचवा था रेवेन्यू मेथड। तो ये कौन सा है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कौन से मेथड में आता है, ये रेवेन्यू मेथड में आता है। किस में आता है, रेवेन्यू मेथड में, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, अगला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, तो फॉर्मूला तो सही है बिल्कुल, AR इज इक्वल AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड, द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड द रेशो बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो हाईलाइट करेंगे इस मैसेज आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, हाँ जी। तो कह रहे द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, तो एक तो स्लोप हो गया डिमांड कर्व का, एंड द रेशो बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q, ये हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, इनटू में रेशो क्या हो गया हमारा, हाँ जी, डेल्टा Q अपॉन में, सॉरी, हाँ जी, P अपॉन में Q, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डिमांड का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हमारी जो डिमांड निकालते हैं हम उसका फॉर्मूला बन गया, है ना, डिमांड इलास्टिसिटी जो डिमांड है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कह रहे कथन सेकंड में मांग फलन के ढाल एवं संबंधित कीमत एवं मात्रा के अनुपात का गुणनफल बिंदु कीमत मांग की सापेक्षता होती है, ठीक है। तो ये बताओ, दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, पहले वाले में आपको बताया हुआ है
पहले वाले में आपको बताया है, फर्स्ट वाले में, कि रेवेन्यू मेथड से कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है जो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में भी आपको बता रखा है कि स्लोप को और अगर प्राइस और क्वांटिटी के रेशो को हम इनटू कर देंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। अब ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों आपको स्टेटमेंट चेक करने हैं कि दोनों सही हैं या गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सही हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। रॉन्ग है स्टेटमेंट, फर्स्ट गलत है, सेकंड इनकरेक्ट है। हाँ जी, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन है, जो कि ये फॉर्मूला जो है ये भी सही है और ये जो फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है, राइट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैच करना है इसमें। हाँ जी, ये ए बी सी डी और यहां पे आपको क्रम दे रखे हैं 1 2 3 4, इनसे आपको मैच करना है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में रुकने नहीं चाहिए, है ना। हर एक विद्यार्थी का जो भी उत्कर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल से बेटा तैयारी कर रहा है ना, जो भी तैयारी कर रहा है, हर एक विद्यार्थी का आपका आंसर होना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में, राइट। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3, मैच करना है आपको, करें मैच करें। हाँ जी, पहले आप आंसर दे दीजिए, दे दिया, चलो ठीक है सर। अब करते हैं, कह रहे नॉन प्राइस क्वांटिटिव रिलेशन ऑफ डिमांड। पहला वाला मैच करो जल्दी से, पहला किससे मैच हो रहा है, नॉन प्राइस, प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर, ठीक है, जैसे दूसरी वस्तुओं की कीमतें, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कंज्यूमर की इनकम, ये सारे के सारे नॉन प्राइस क्वांटिटिव रिलेशन ऑफ डिमांड, मांग के गैर मूल्य मात्रा संबंध। अब आ जाओ यहां पे मैच करते हैं, मांग विस्तार और संकुचन, मांग और विस्तार, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब मूल्य का संबंध होता है ना, गैर मूल्य नहीं होता, मूल्य का होता है। तो पहला तो नहीं मैच हो रहा। फिर कह रहा है ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच, ये तो यूटिलिटी वाले चैप्टर में चला गया, ये भी मैच नहीं हो रहा। तीसरा आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, हाँ थर्ड वाला मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो ए में किसके साथ जाएंगे हम, थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चौथा आता है गिफिन गुड्स, गिफिन से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं पॉइंट का। बी पॉइंट पढ़े ध्यान से, बी पॉइंट कह रहा है इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कह रहे मूल्य वृद्धि का आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। अभी मैंने आपको बताए थे दोनों इफेक्ट, तो ये किस केस में होता है, ये गिफिन गुड्स के केस में होता है। हाँ जी, गिफिन गुड्स के केस में होता है। तो गिफिन गुड्स के केस में होता है, तो गिफिन गुड्स के केस में आप देखेंगे दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है इनकम इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, दोनों होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है, राइट। और इनकम इफेक्ट आपका बेटा ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो गिवन गुड्स होती है वो अपवाद में आती है। जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है उसका बेटा ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है, यानी कि प्राइस और गिफिन गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है बच्चा, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसी की वजह से, क्योंकि इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है गिफिन गुड्स में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वाला ये आपका क्या होता है, ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इसलिए हमारे गुड्स की प्राइस और गिफिन गुड्स में कैसा संबंध होता है, नेगेटिव संबंध, पॉजिटिव संबंध देखने को मिलता है लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये इसमें जो आंसर सेट होएगा थर्ड में होएगा फोर्थ वाला, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है, हाँ जी, विकल्पों में परिवर्तन की और स्थिरता। हाँ जी, विकल्पों में तो ये आ जाएगा आपका यूटिलिटी में, सी में आ जाएगा सेकंड, ठीक है। और फोर्थ में प्राइस क्वांटिटी रिलेशन ऑफ डिमांड, तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन
नोट करो, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। तो क्या मिलेगा ऐसे में आपको? एक्सटेंशन मिलेगा और क्या मिलेगा आपको? कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, तो नॉन प्राइस वाला, हाँ जी, नॉन प्राइस जिसमें हम एक ही कर्व पर, है ना, सॉरी, प्राइस वाले में क्या करते हैं? प्राइस वाले में हम एक ही कर्व पर ऊपर नीचे, बेटा ऊपर नीचे, एक्सटेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक ही कर्व पर। ठीक है, लेकिन अगर नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशन देखें, मतलब प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर से संबंध देखेंगे, तो हमारा क्या होता है? जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये इक्वेशन हमारे सामने बैठी है। तो 3 4 2 1, जल्दी से देखो, 3 4 2 1, तो ये किस में आ रहा है? सी में। तो थर्ड में फाइनल आंसर हो गया आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। वापस से क्वेश्चन आया आपको, हाँ जी, कि मैच करने हैं आपको कॉलम ए बी सी डी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मैच करना है। जल्दी से आंसर कमेंट्स बॉक्स में आ जाना चाहिए आपको अभी तक, राइट। अब देखो, अब मैच करते हैं इसको, हाँ जी, कैसे मैच करेंगे? तो सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी पी सकते हैं। उनके बीच के अगर आप देखोगे टी की प्राइस, भाई प्राइस देखोगे आप टी की और क्वांटिटी देखोगे आप किसकी? कॉफी की। तो इनके बीच में अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी, जो कॉफी की क्वांटिटी है, डिमांड है, वो क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस कम होगी तो ये कम हो जाएगी। तो बताओ रिलेशन कैसा हो गया? तो आप कहोगे कि सर रिलेशन हो गया पॉजिटिव। रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया, राइट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कह रहे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, लो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्या ऑप्शन मिलेगा यहां पे? यहां पे देखना है आपको पॉजिटिव। फिर क्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब क्रॉस इलास्टिसिटी हम कहते हैं जब एक गुड्स की प्राइस दूसरी गुड्स की क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो पॉजिटिव है और साथ में कैसा हो गया? क्रॉस हो गया। तो फर्स्ट में हम किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट में हम जाएंगे थर्ड के साथ। तो ए थर्ड के हो गया। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं आपके कार और पेट्रोल, है ना। तो प्राइस है पेट्रोल की और क्वांटिटी है कार की। तो पेट्रोल के प्राइस बच्चा बढ़ेंगे तो आप कार की डिमांड क्या कर दोगे? कार की डिमांड आप कम कर दोगे। और प्राइस अगर कम होंगे तो कार की डिमांड आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? सर नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों ही क्रॉस इलास्टिसिटी में आते हैं। तो यहां पर दूसरा क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बी में किसके साथ जाएंगे हम? बी में जाएंगे बच्चा फर्स्ट के साथ। ठीक है, ए का मैच हो रहा है थर्ड से और बी का मैच हो रहा है फर्स्ट से। अगला आता है गिफिन गुड्स, सी पॉइंट। हाँ जी, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में क्या है? तो गिफिन गुड्स में देखना है आपको, अब 2 पॉइंट बच गए, लो प्राइस इलास्टिसिटी और पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, और डी वाले में कह रहा है हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। हाई इनकम ग्रुप यानी कि अगर आप किसी गुड्स पे बहुत ज्यादा इनकम का पार्ट लगाते हो, है ना, यानी कि कोई गुड्स है जिसमें आप बहुत ज्यादा क्या करते हो? बहुत ज्यादा इनकम का पार्ट उस पर खर्च करते हो, तो उसके केस में क्या हो देखने को मिलेगा? हाँ जी, क्या देखने को मिलेगा? तो वहां पर लो प्राइस इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो डी में किसके साथ जाएंगे हम? सेकंड के साथ जाएंगे। गिफिन गुड्स में क्या देखने को मिलता है? गिफिन गुड्स में आपको प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है सर रॉबर्ट गिफिन ने इसकी खोज करी थी, है ना, ब्रिटेन में करी थी। और वहां पे क्या था? एक जो गिफिन गुड्स था वो सबसे सस्ता गुड्स था। अल्टरनेट में सब्स्टिट्यूट में क्या था आपके पास? मीट था, मांस, है ना, मच्छी,
फल सब्जियां, ये थे, सब्जियां नहीं सॉरी फल थे, तो ये सारे महंगे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा गिफिन गुड्स के ऊपर, उन्होंने वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करा, तो वहां पे देखा उन्होंने कि वहां के जो वर्कर हैं वो सारे के सारे ब्रेड खा रहे जो गिफिन गुड्स है, और जब ब्रेड के प्राइस बढ़ने लगे तो लोगों ने और ब्रेड खाना स्टार्ट कर दिया, तो लोभ डिमांड फेल हो गया। लोभ डिमांड क्या हो गया वहां पर, फेल हो गया। तो रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो सी में हम किसके साथ जाएंगे, फोर्थ के साथ। तो 3142 3142, तो 3142 कहां आ रहा है, बी में आ रहा है। तो भाई फोर्थ में नोट कर लो बी आंसर। कौन सा आएगा, फोर्थ में आएगा आपका बी, राइट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है, चलिए। आनंद आना चाहिए, देखो है ना, बिना आनंद के पढ़ाई नहीं, है ना, आनंद बहुत जरूरी है पढ़ाई में। हाँ देखो क्या करें, हाँ जी, अजर्सन दे रखी है और रीजन दे रखा है। हाँ पहले पढ़ेंगे भाई कथन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड, हाँ जी, इनवेरिएबली चेंज इनवर्सली टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो कह रहे किसी वस्तु की मांग मात्रा उसकी कीमत में बदलाव के विपरीत बदलती है। बिल्कुल सही है, संबंध कैसा हो गया, विपरीत। तो कथन तो बिल्कुल सही दे रखा है, 100% आना सही है ना, 100/100। अब देखो रीजन क्या है इसका, इसका रीजन दे रखा है इन्होंने। तो कह रहे द प्राइज इफेक्ट, फिर दोबारा से बेटा प्राइज इफेक्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था। हाँ जी, किसका सम होता है बेटा, ये पॉजिटिव सॉरी सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट था। तो इनकम इफेक्ट तो कह रहे हैं कि नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट तो कह रहे हैं नेगेटिव है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में बच्चा जो प्राइस इफेक्ट की आपसे बात की जा रही है, प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, हाँ जी हाँ जी, प्राइस इफेक्ट कैसा करता है, ये दो बातों पे निर्भर करता है। एक करता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। तो प्राइस भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, मैंने तो आपको सही बता दिया, इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, ध्यान से देखो, इसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पॉजिटिव कर रखा है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको पता है पॉजिटिव होता ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये रीजन गलत है भाई साहब, ये रीजन सही नहीं दे रखा आपने। पहला आपका जो कथन है वो सही है, लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है। तो कह रहे दोनों सही हैं, बिल्कुल भी नहीं है। A is true but R is false, हाँ भाई हम जाएंगे B के साथ। A is false नहीं, B बोथ दोनों के दोनों गलत है नहीं। पहला कथन आपका सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है रेक्टेंगल हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, आयताकार अति परवलय। आहा, याद है ये मैंने आपको कराया था, हाँ सर बिल्कुल याद है, पॉइंट इलास्टिसिटी वाले मेथड में मैंने आपको कराया था, याद है। चलो वापस से बताता हूं मैं, देखो आपको, हाँ जी बिल्कुल कनेक्ट कर पाना, और कनेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब मेरी बात मानेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ही कनेक्ट हो पाएगा, है ना। अपने नोट्स बनाने आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए ये हो गए हमारी भाई साहब क्वांटिटी, है ना, ये हो गई हमारी प्राइस, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक तरह से ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। तो ये 10% चेंज हुआ और यहां पर भी 10% चेंज देखने को मिला, ठीक है। तो मेरी प्राइस 10% कम हो गई, तो मेरी क्वांटिटी 10% बढ़ गई। तो यहां पे जब मैं क्या निकालूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालूंगा, तो वो क्या आएगी, वो आएगी E = 1, 10% डिवाइडेड बाय 10% बराबर 1, राइट। ये हमने देखा था रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है, आयताकार अति परवलय। तो ये कह रहे शेप डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट, तो कह रहे सारे पॉइंट पर, कितने भी पॉइंट बना दो इसमें, जैसे ये एक पॉइंट है A, ये B पॉइंट है,
ऐसे ही सी पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कह रहे इक्वल स्लोप होता है ना भाई ना, हमने आपको अच्छे से बताया था कि कभी भी डिमांड कर्व का स्लोप इक्वल नहीं होता है ना। हर पॉइंट पर डिमांड कर्व का स्लोप कभी भी इक्वल नहीं आएगा, हर उस पे बराबर नहीं आएगा, हर उस पे स्लोप आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। ऑफ द प्राइस डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट, ये सही है, हमारा भी एक ही आ रहा है आंसर, इसमें भी एक है बी में। सी वेरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी वेरी करेगी नहीं करेगी। इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट पर डिमांड करोगे, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, हर पॉइंट पर सेम ही होती है। बोथ स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल, गलत बात है भाई, है ना। दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमारा आंसर क्या है? बी सही है, बी सही है, बी वाला सही है। बोथ इलास्टिसिटी इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो क्वेश्चन नंबर सी में नोट कर लेना बी। ठीक है, सी में नोट करना बी, सॉरी सी कह रहा हूं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में नोट करना बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। राइट, कह रहे द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन। तो आपको फंक्शन दे रखा है डिमांड फंक्शन। क्या है डिमांड फंक्शन? ये दे रखा है Q, है ना, बराबर 50। ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, 0 प्राइस पर इतनी डिमांड है आपकी। और ये हो गया 5, ये हो गया रेशो। किसका रेशो है? ये रेशो है आपका डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P का रेशो है ना। यानी कि प्राइस की एक यूनिट में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। याद रखना ये रेशो क्या है? 5। प्राइस में एक यूनिट में चेंज होने से हमारी क्वांटिटिव डिमांड में कितना चेंज आएगा? 5 का चेंज आएगा। कितना का चेंज आएगा? 5 का। ये रेशो ये बता रहा है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, ये है QD, नहीं है यहाँ पे, है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पता लगा रहे हैं, QD लगा लेना। ठीक है, और यहां पर प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहां डिफरेंट प्राइस जब आप इसमें पुट करोगे ना इस फंक्शन में, तो आपको हर एक प्राइस पर आपको डिमांड निकल के आ जाएगी। जैसे यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो प्राइस है ना वो कितनी है? 5 है। प्राइस 5 है। ठीक है, इसका इस 5 से कोई कनेक्शन नहीं है जो लिखा हुआ है। ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये तो रेशो बताता है कि प्राइस में एक यूनिट में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो रेशो बताता है ये 5 अभी फिलहाल जो लिख रहा है। अब इस P की जगह अगर मैं प्राइस यूज करूंगा, है ना, P की जगह 5 जब मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? इनटू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वांटिटिव डिमांड आ जाएगी मेरे सामने। कितनी आ जाएगी क्वांटिटिव डिमांड? सर 25 आ जाएगी। बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? वापस से देख लो, जो भी आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटिव डिमांड इज इक्वल टू 50। 50 का मतलब है 0 प्राइस पर भी ये कांस्टेंट है, 50 की डिमांड होती है। माइनस 5 आपको जो दे रखा है वो रेशो दे रखा है कि प्राइस की एक यूनिट में चेंज होने से आपकी डिमांड में कितना चेंज होगा? 5 होगा। P की वैल्यू बस आपको पुट करनी होती है क्वेश्चन में जो दे रखी है आपको। ठीक है, अब ये 25 आ गया, प्राइस आपके पास है 5 है। ठीक है, और डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P भी आपके पास है। कितना है? 5। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इनटू में P अपॉन में Q, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, ये मैंने 5 रख दी। इनटू में प्राइस कितना है? 5। ठीक है, क्वांटिटिव डिमांड कितनी है आपकी? डिमांड है ना 50 है, सॉरी 25। इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपके सामने आंसर है, देख लो। 0 है? नहीं। इक्वल टू यूनिटी है? बिल्कुल। हाईली है? 1 से ज्यादा है? नहीं। आपका इनइलास्टिक है? 1 से कम है? नहीं। 1 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो 7वें में किसके साथ जाएंगे बच्चा? हम बी के साथ जाएंगे। समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ। हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। हाँ जी, मैं साइड हो गया हूं, आंसर दे दो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे द इनवर्स रिलेशनशिप, हाँ जी, द इनवर्स रिलेशन, ये तो क्वेश्चन आया नहीं हुआ। द इनवर्स रिलेशन वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज नॉट ड्यू, ये तो रिपीट हो गया। नहीं, ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन चेंज हो गए। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आया था, बस ऑप्शन चेंज हो गए। क्वेश्चन की ये लैंग्वेज यही है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग दिए अब की बार, ठीक है। इनकम इफेक्ट की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, इनकम इफेक्ट का इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का होता है इफेक्ट, बिल्कुल होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। दोनों में आपको समझा चुका हूं। देखो इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट का मतलब यहां पर रियल इनकम से है, मॉनेटरी इनकम से नहीं है, रियल इनकम से बेटा। यहां पे इनकम इफेक्ट का मतलब किससे है, आपकी रियल इनकम से है, ठीक है। तो जब आपकी जो प्राइस होती है बेटा, है ना, एक्स की जो प्राइस है, वो प्राइस अगर आपकी कम हो जाए तो क्या होता है, तो आपकी जो रियल इनकम है, जो इनकम है आपकी बच्चा, वो इनकम बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु की प्राइस कम होगी तो आपकी खरीदने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल दिया था ना, पापा जी ने 100 रुपए दिए पिताजी ने, और कहा कि भाई 20 रुपए का एक एप्पल है, 5 एप्पल ले आओ, है ना, सॉरी 25 रुपए का एक एप्पल है, 4 एप्पल ले आओ। लेकिन आप जब एप्पल लेने गए तो 20 का था, तो आप 4 की जगह कितने लेके आ गए, 5 एप्पल ले आए। क्यों, कैसे हुआ ये संभव, क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से, ठीक है। और जो डिमांड है, जो डिमांड है आपकी, वो डिमांड क्या हो जाती है, वो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो अगर आप प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन देखेंगे तो बच्चा ये नेगेटिव रिलेशन आपको देखने को मिलेगा इनकम इफेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी गुड्स की प्राइस बढ़ जाए तो बताओ आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहां पे प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये इनकम इफेक्ट काम करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, तो वही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कोक और पेप्सी का, कोक और पेप्सी का एग्जांपल दिया था मैंने। 10 रुपए की कोक है, 10 रुपए की पेप्सी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर पेप्सी के प्राइस बेटा बढ़ जाएंगे, हाँ जी, पेप्सी के प्राइस में चेंज हो जाएगा, या मान लो कोक आपकी, है ना, प्राइस जो है ना कोक का, वो आपका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो मुझे बताओ अगर कोक का प्राइस कम होगा तो पेप्सी से सस्ती हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर कोक का प्राइस कम हो गया तो पेप्सी से सस्ती हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मुझे बताओ जो क्वांटिटी है, डिमांड है पेप्सी की, वो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो सस्ती जो गुड्स है कोक, उसके प्राइस में कम होने से वो सस्ती हो गई बेटा, जिससे उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझ आया नहीं है। ये दोनों इफेक्ट काम करते हैं आपके लो ऑफ डिमांड में, यानी कि जो आपका जो डिमांड कर्व होता है ना, उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, उसमें ये दोनों इफेक्ट काम करते हैं, राइट। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि आप फ्यूचर में अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस बढ़ेंगे या आपके प्राइस कम होंगे, प्राइस बढ़ेंगे या प्राइस कम होंगे, ठीक है। एक आता है लो ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो अभी प्रोफेसर गोसेन का जो भी आया था वही सेम है, यहाँ पे वहां पे वो लिखा हुआ था, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं तो आपको एक इकाई से मिलने वाली जो अतिरिक्त उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी, वो आपकी क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। इसलिए जब आप ज्यादा इकाइयों का उपभोग कर लेते हैं तो उसके बाद अगली इकाई का उपभोग आप तभी करेंगे जो आपको कम कीमत पर मिलेगी, कम कीमत पर ही ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताए थे, तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है ना। मैंने जब कराया था जब भी मैंने आपको बताया, तीनों दे दिए। ये बस एक इसमें है क्योंकि इसमें नोट पूछा है, तो नोट में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का इनवर्स रिलेशन से कोई मतलब नहीं है ना। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर दोबारा मैच करना है। चलिए मैच करिए। हाँ जी, मैं ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब मैच कर दीजिए जल्दी से।
कमेंट्स बॉक्स में आंसर होना चाहिए आपका। तो उत्कर्ष की पूरी टीम बेटा आपके साथ लगी हुई है, मेहनत करने में लगी हुई है ना। हमें कैसे पता लगेगा कि आप हमसे कनेक्ट है, आप हमारे, हाँ जी, सुर से सुर मिला रहे हैं और ताल से ताल मिला रहे हैं। इसी तरह से आपके कमेंट से हमको पता लगता है ना। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, वो लगातार हमारा बढ़ता रहना चाहिए, है ना, कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए तो देखो क्या कह रहा है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जीरो, 5 इसके वो है इनकम इलास्टिसिटी में। एक तो होती है ई ग्रेटर देन 1, याद है, इनकम इलास्टिसिटी एक होती है ई ग्रेटर देन 1, है ना, एक होती है आपकी ई लेस देन 1, ठीक है, एक होती है ई इक्वल 1, एक होती है नेगेटिव, और एक हो जाती है ई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाती है? ई इज इक्वल टू 0। तो कितने हो गए? 5 हो गए, नहीं हो गए? तो 5 ही मैंने आपको कराए, पांचों मैंने आपको बता दी। अब जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताओ, हाँ जी, ई ग्रेटर देन 1 कब होती है? तो ई ग्रेटर देन 1 होती है जो लग्जरी गुड्स के केस में होती है। लग्जरी गुड्स यानी कि इनकम बढ़ेगी 10%, लग्जरी गुड्स की डिमांड आप ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है। हाँ जी, दूसरा आता है ई लेस देन 1, कहां होती है? ई लेस देन 1 होती है नेसेसिटी की गुड्स की केस में, है ना, जो बहुत जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। इनकम बढ़ेगी लेकिन उस अनुपात में आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, उस परसेंटेज में नहीं बढ़ेगी, है ना। 10% इनकम बढ़ी, 2-1% आपने डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि ज्यादा नहीं बेटा, जितनी जरूरत होती है जीवन जीने के लिए वस्तु की उतनी ही करेंगे, तो ना इनकम बढ़ती जाएगी तो हम मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हाँ, यहां भी पॉजिटिव होता है आपका डिमांड, यहां भी पॉजिटिव होता है इनकम और डिमांड के बीच में। ए इक्वल 1 यहां भी पॉजिटिव होता है। ये कब होती है? ये नॉर्मल गुड्स के केस में होती है। 10% इनकम बढ़ी तो 10% आपकी डिमांड बढ़ गई। माइनस वाली कब होती है ना, माइनस वाली कब होती है? तो ये होती है इंफीरियर के केस में। इंफीरियर है ना, जो निम्न स्तर की वस्तुएं होती है, जैसे आपको बताया था मैंने मोटा अनाज, पहले आप मोटे चावल खा रहे थे, आय बढ़ गई भाई, अब मोटे चावल हम नहीं खाएंगे, तो यहां पर रिलेशन कैसा हो जाता है? इनकम बढ़ी, मोटे चावल की डिमांड कम हो गई, तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जीरो कब होती है? जीरो होती है यानी कि आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, डिमांड उतनी कर रहे हो। जैसे आप जो नमक खाते हो बेटा घर में, है ना, नमक खाते हैं, अब हम मान लो महीने में पूरा परिवार 1 थैली 1 kg नमक खा जाता है। अब सोचो कि क्या हमारी इनकम अगर डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो क्या अब हम 1 थैली सी जगह 4 थैली नमक खाएंगे? संभव नहीं, उतना ही खाएंगे। शर्ट में लगे हुए बटन, है ना, जितने हैं उतने ही लग रहे हैं, है ना। टॉयलेट पेपर जितना यूज आता है उतना ही यूज आएगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है बच्चा कैसी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब इसमें से देखना है ऐसी कौन सी हमारी वस्तु है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही नहीं, है ना, उसका इनकम इलास्टिसिटी से कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ये दोनों क्रॉस इलास्टिसिटी से मतलब है। तो क्रॉस में कहां है? ये रहा, सी मिल गया पहले हमको। तो पॉजिटिव वाला किस में होता है भाई? पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट में, नेगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो ये तो हो गए बुक दोनों, सी और डी। तो अब 2 बच गए इसमें, है ना, 2 बच गए हैं। एक तो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, बी वाला भी देख लो, क्योंकि ए में थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को क्वेश्चन में थोड़ी सी, ए वाले में। बी वाला देख लो, बी वाला मिल जाए, मतलब जरूरी नहीं है सारे ही ढूंढने हमको, परीक्षा में करने का तरीका बता रहा हूं। अगर कुछ मिल जाते हैं आपको इसमें से तो आप उससे सीक्वेंस सेट कर सकते हैं ना। हाँ चलिए, तो मैंने कहा बी वाला देख ले। तो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मैंने आपको 3 बताई थी, 3 बताई थी मैंने आपको क्रॉस इलास्टिसिटी। जो एक क्रॉस वाला है ना, उसमें मैंने आपको 3 बताया था। एक तो ग्रेटर देन 1 बताया था, एक आपको लेस देन 1 बताया था, और एक बताया था आपको मैंने 0, ठीक है। हाँ जी, ग्रेटर देन, लेस देन, और तो ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का था, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का था। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये 0 है। 0 मतलब जो 2 वस्तुएं जो आपस में रिलेट ही नहीं करती है, उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी बच्चा? 0 होगी। तो यहां पे देखो इंडिपेंडेंट गुड्स,
इंडिपेंडेंट गुड्स, जो एक गुड्स दूसरे गुड्स पे डिपेंड ही नहीं करता, जैसे स्कूटर और टीवी। टीवी के प्राइस क्या स्कूटर की डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारी जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी होगी? फोर्थ नंबर पे, राइट। हाँ जी। अब बच गया जीरो इनकम। तो जीरो इनकम में मैंने आपको एग्जांपल तो बता दिए, बटन है, नमक है, सोल्ट है, टॉयलेट पेपर है, ये एग्जांपल है। अब ये इसमें से कहां आ रहे हैं? ये आ रहे हैं इनडिफरेंट गुड्स, इनडिफरेंट गुड्स में आ रहे हैं, है ना। अब हालांकि इसका इनडिफरेंट का मतलब नहीं पता मुझे, हाँ जी, आप बुक में देखना, शायद आपको गूगल पे करके पता लग जाए इनडिफरेंट का मतलब जो मैं गुड्स आपको बता रहा हूं उससे है या नहीं है। बाकी ए के आगे क्या हो जाएगा? ए के आगे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जहां पे हमको कोई एक आध पॉइंट मैच नहीं कर रहा होता, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट से लगता है कि यार ये पता नहीं कहां से उठा के दे दिया, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, आप कोशिश करो सीक्वेंस में ना आए, यानी कि एक जो बचेगा वो लास्ट में अपने आप मैच हो जाएगा। जैसे ए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था हमारा, ए इक्वल टू 0 कहां होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इसके साथ ये वस्तु दे नहीं रखी थी, ठीक है, पहचानने में। तो हमने बाकी सारे मिला लिए, ए अपने आप आ गया। अब देखो इसमें मैच करो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो हम किसके साथ जा रहे हैं बच्चा? सी के साथ जा रहे हैं। समझ आया नहीं है? 9th में सी। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है अ रेक्टेंगल हाइपरबोला। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बताओ, है ना। 2 बार आपके एग्जाम में आ गया यूजीसी नेट में, रेक्टेंगल हाइपरबोला। कौन सा है ये? आयताकार अतिपरवलय। कह रहे इसके सभी बिंदुओं पर एक आयताकार अतिपरवलय आकार मांग वक्र होता है। सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? इक्वल स्लोप होता है ना भाई, इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होती है। हाँ ये तो ठीक है, पर ये सेंटेंस गलत है। अनइक्वल स्लोप एंड अनइक्वल पॉइंट, अनइक्वल स्लोप सही है, पर अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी नहीं होती। पॉइंट इलास्टिसिटी तो आपको पता ही है क्या होती है। पॉइंट इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होती है। तो ये दोनों गलत हो गए। सीधा अनइक्वल स्लोप होता है, ये तो सही है। स्लोप कभी, कोई भी डिमांड कर्व है आपका, उस पे बेटा स्लोप कभी भी बराबर नहीं आता, हर पॉइंट पे स्लोप अलग आएगा, ठीक है। हाँ, और फिर इसके बाद इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, इक्वल पॉइंट, ये सही है। इक्वल स्लोप एंड अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, हाँ जी, इक्वल स्लोप ये गलत है और ये वाला सही। तो इसमें भाई ये दोनों सही यही वाले हैं, सी वाला, जहां पर दोनों सही बैठ रहे हैं। जहां अनइक्वल स्लोप है ना, इस डिमांड कर्व पे, और इलास्टिसिटी कैसी है? वो हर पॉइंट पे इक्वल होगी। समझ आया नहीं है? डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, आपको करा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? A measure of the responsiveness of quantitative demand to change in the price of related goods. हाईलाइट करो रिलेटेड गुड्स। तो कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? रिलेटेड गुड्स जैसे ही आया, याद करो बेटा, रिलेटेड गुड्स, है ना। हाँ जी, टी और कॉफी, तो आपकी टी और कॉफी, तो टी और कॉफी, तो टी और कॉफी कैसे हो गए? रिलेटेड गुड्स हो गए, है ना। जैसे आपका हो गया बेटा, एक तो प्राइस हो गई किसकी? पेट्रोल की, और क्वांटिटिव डिमांड हो गई किसकी? कार की। ये गुड्स कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया में माप को क्या कहा जाता है? तो किसी संबंधित वस्तु की कीमत में, ये नहीं बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, प्रतिस्थापित वस्तुओं की बात कर रहे हो या पूरक वस्तुओं की, ये नहीं बताया क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि भाई एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की, संबंधित वस्तु की क्या है, जो मांग मात्रा है उसमें परिवर्तन कर रही है। तो भाई ये इसे क्या कहेंगे? हम माप को क्या कहेंगे? तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी वो तो इसी में ही आ गया भाई। क्वेश्चन में पूछता हमारे पॉजिटिव तो हम कह देते सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी है, अगर नेगेटिव पूछता तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन यहां तो पूछा ही नहीं। तो ये वाला भी इसी में ही है और ये भी इसी में ही है, तो फाइनल आंसर क्या है? ए। फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये नहीं है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट में नहीं आता, तो ये गलत हो गया, सॉरी, क्रॉस इलास्टिसिटी में ये नहीं आता। तो फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
भाई लो ऑफ डिमांड का नीचे जो केस दे रखे हैं उसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, नहीं ढूंढना है बच्चा, नहीं। हाँ जी, जल्दी से बच्चा पार्टी आंसर देगी, नहीं है तो गिफिन गुड्स तो है भाई लो ऑफ एक्सेप्शन का। क्यों है? क्योंकि लो ये कहता है, लो ऑफ हमारा जो डिमांड का जो लो है वो क्या कहता है, लो ऑफ डिमांड कहता है कि भाई अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे, अन्य बातें स्थिर रहे, कंज्यूमर की इनकम स्थिर मतलब चेंज ना हो, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज ना हो, टेस्ट प्रेफरेंस जो भी मैंने नो आपको लिखा है तो वो सारे स्थिर है। ठीक है सर, स्थिर है, कांस्टेंट है, ठीक है, आगे बोलो। और अब जो गुड्स की प्राइस है खुद की, ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, वो और उसकी मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है? हाँ जी, उसकी मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये कहता है। लेकिन गिफिन गुड्स में तो ऐसा होता ही नहीं। गिफिन गुड्स में तो क्या देखने को मिलता है? गिफिन गुड्स के केस में तो प्राइस हमारी इंक्रीज होती है तो हम जो क्वांटिटिव डिमांड है गिफिन गुड्स की उसको क्या कर देते हैं, हम उसको हम बढ़ा देते हैं। प्राइस कम होती है ना, जो ब्रिटेन में करा था रॉबर्ट गिफिन ने, ठीक है, और क्वांटिटिव क्या हो जाती है, कम। तो कैसा रिलेशन हो गया? ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो भाई ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल गुड्स एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल गुड्स एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है ना। फिर आता है आर्टिकल ऑफ कॉन्सिपियस कंजम्पशन। ये क्या है? ये बेटा वही है आपका वेबलन गुड्स, याद है मैंने कराया था, प्रोफेसर वेबलन ने इसकी खोज करी थी। ये भी एक्सेप्शन है, इसके प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड इसकी बढ़ती है, तो ये भी पॉजिटिव रिलेशन बताता है। ठीक है, ये भी कैसा रिलेशन बताता है? वेबलन गुड्स पॉजिटिव। इग्नोरेंस ऑफ द बायर, इग्नोरेंस ऑफ द बायर ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने लिखा था जजमेंट के नाम से लिखा था, है ना, कि भाई कि अब लोग तर्क शक्ति से नहीं सोच पा रहे हैं, लोगों को लगता है कि उनकी प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी कैसी होगी, गुड्स की ज्यादा होगी। तो ऐसा अगर व्यक्ति सोच के, है ना, इस साइकोलॉजी, इस विचारधारा से अगर आप मार्केट में उतरोगे तो फिर कहां से लो लगेगा? ज्यादा प्राइस अब ज्यादा डिमांड करोगे क्योंकि आपको तो लग रहा है वो प्राइस ज्यादा है, मतलब क्वालिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी एक्सेप्शन में ही आता है। क्लियर है? तो हम किसके साथ जाएंगे? 12 में बी के साथ। आंसर नहीं रुकने चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो और आंसर दो साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ द डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई एक डिमांड कर्व बना लो, सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको, है ना। ये हो गया, ये डिमांड हमारा डायग्राम बना और ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स है तो ये बिल्कुल पैरेलल हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा बच्चा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, जो आधार है इसके बिल्कुल कैसे समानांतर है। बना लिया। यदि मांग वक्र को एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में दर्शाया जाता है तो मांग की लोच कैसी होगी? यहां पे मांग की लोच पूछी है, स्लोप भी तो पूछ सकता था। हाँ, पहले तो देखते हैं मांग की लोच कैसी होगी। तो मांग की लोच यहां पर कैसी होगी? तो मांग की लोच बेटा होगी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। मांग की लोच कैसी होगी? तो मांग की लोच आपकी इन्फिनिटिव होगी। कैसी होगी? इन्फिनिटिव। प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहा, ना के बराबर चेंज हो रहा है और आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मैंने इसमें एग्जांपल भी आपको दिया था, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का गुड्स है कोई और आपने अगर प्राइस में थोड़ा सा भी प्राइस आपने बढ़ा दी तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो ये है जिसमें डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं है। फिर इसमें ये मांग की लोच पूछी है इसने, लेकिन वो आपसे स्लोप भी पूछ सकता था, है ना। स्लोप ऑफ डिमांड कर ये भी पूछ सकता था। तो स्लोप कैसे निकालते? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। आप कह रहे हो कि प्राइस में कोई चेंज है ही नहीं तो डेल्टा पी क्या हो गया? जीरो हो गया और यहां पे आ गया डेल्टा क्यू, है ना, कुछ ना कुछ होगा ये डेल्टा क्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। तो स्लोप कैसा होगा? यहां पर जीरो होगा। कैसा होगा? स्लोप जीरो होगा। इसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो 1 अपॉन में
स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सर आप तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी लिखते थे बेटा, अब मैंने स्लोप निकाल लिया ना, तो मैं स्लोप लिखना चाह रहा हूं। तो ये भी सही है वो जो आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो आपने बताया था, जो हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला है, ये भी तो लग सकता है। हाँ बिल्कुल लगेगा, इसमें भी आप निकालोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। मैंने यहां 1 अपॉन में स्लोप कर दिया p अपॉन में क्यों, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप है 0, ठीक है, स्लोप है 0। तो जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। समझ आया नहीं आया बताओ? तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो गई, E इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो 13 में किसी के साथ हम जाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वापस से मैच करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, मैच करो जल्दी से। कर लिया, मैच कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका, कमेंट्स बॉक्स में। कह रहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है भाई ये? हाँ जी, तो ये क्या है बच्चा, तो ये हमारी P0 है ना। P0 पे हम Q0 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। प्राइस हमारी P1 हो गई, यहां से P1 हो गई, तो हम कहां आ गए, Q1 पे आ गए। तो हम पहले किस बिंदु पे थे, पहले हम A बिंदु पर थे। अब हम कहां आ गए, अब हम बेटा B बिंदु पे आ गए। किस पे आ गए, B पे आ गए। P0 से प्राइस हो गई हमारी P2, और हमारी जो क्वांटिटी है ना, वो Q0 से कितनी हो गई, Q2 हो गई। पहले हम A पे थे, अब हम कहां आ गए, C पे आ गए। तो ये क्या हो रहा है, मैं A से B पे जा रहा हूं और A से C पे जा रहा हूं। ये संचलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है एक ही मांग वक्र पर हो रहा है। जब जब प्राइस चेंज होगी एक ही मांग वक्र पर ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, है ना। तो ये हो रहा है मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में देखो ध्यान से, यहां पर मेरी जो है, जो A से जो मैं C पे गया हूं, यहां पर मुझे क्या देखने को मिला है, A से B पे जो गया हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखने को मिला। मतलब मेरी मांग मात्रा Q से कितनी हो गई, Q1 हो गई, कमी देखने को मिली है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, हिंदी में क्या, कमी नहीं कहूंगा, हाँ संकुचन सही है वर्ड, कमी वर्ड सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, और जो मैं A से C पे आया हूं, तो P0 से प्राइस P2 हुई, कम हुई, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड Q0 से कितनी हो गई, Q2 हो गई, ठीक है। तो जो मैं A से C पे आया हूं उसको कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ जी, अब आ जाओ डिक्रीज और इंक्रीज वाले पे। सर वो भी समझा दो, है ना, उसको भी क्यों छोड़ रहे हो, लो बेटा वो भी समझेंगे हम। एक में ही समझा दूं, हाँ जी, चलो अलग अलग समझा देते हैं। हाँ जी, y o x, y o x, ठीक है। तो ये हमारी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। और अब ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ये DC1 है, ये DC2 हो गया। तो ये देखो, ये बैकवर्ड चला गया, पीछे आ गया। क्या प्राइस में चेंज हुआ, आप कहोगे से नहीं सर प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो पहले भी है। तो इसी प्राइस पर P0 पर हम Q0 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम Q1 की डिमांड करने लग गए। हमारी डिमांड कम जरूर हो गई, है ना। हम पहले DC1 पे थे, अब हम DC2 पे आ गए, जो हमारा डिमांड कर्व है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, अन्य जो घटक हैं जो इसको प्राइस, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, जैसे कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट है, जो अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई। इसको कहते हैं डिक्रीज होना। क्या कहते हैं, डिक्रीज। ये जो बी पॉइंट है ये आएगा यहां पर, ये भाई साहब आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई है, ठीक है, डिक्रीज हो गई है, आप बैकवर्ड शिफ्ट हो चुके हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर मांग वक्र, एक ये मांग वक्र है हमारा,
और एक ये मांग वक्र है। तो P0 पे हम Q0 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब कितनी हो गई Q1। पहले हम DC1 पे थे, अब हम DC2 पे आ गए, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। क्या कहते हैं? मांग में, अन्य फैक्टर की वजह से हो रही है, अदर फैक्टर जो है। ठीक है, अब आराम से इनको मैच कर लो, है ना। अब अच्छा, इसमें मैच करोगे, मजे की बात है हर किसी के दो आंसर है, हर किसी के दो आंसर है इसमें, हर एक पॉइंट के दो दो आंसर है। मैच करके देखो, लेकिन मैच करते जाओ, दो आंसर आएंगे, लेकिन लास्ट में जाके एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा। मिला लो, मैच कर दो, चेक कर लो, हर किसी के दो है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये कब होता है? तो डिमांड कर रिमेन रहता है सेम, तो दूसरा भी है इसका आंसर, और प्राइस चेंज की वजह से होता है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो पहले में ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। बी में, बी वाले में देखो डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट है, और चौथा, तो पहला भी सही है और चौथा भी सही है। देखना ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड, इसमें भी पहला और चौथा, चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। हाँ जी, अब लास्ट वाला क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में कौन सा था? दूसरा, है ना, और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा था कौन सा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन कब होगा? जब डिमांड का रिमेन द सेम, सेम होगा, और हाँ जी पहला चौथा, चौथा पहला, और ये आ जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। हाँ जी, दो आंसर बैठ रहे हैं इसमें, राइट। एक बार देखो वापस से, जल्दी से। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में ए और डी में हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। दोनों सही है तो भाई पहले में तो तीसरा दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा, हाँ पहले में गड़बड़ हो गई लगता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड कर रिमेन सेम होगा और प्राइस चेंज, तो दूसरा और तीसरा होगा, सही है, ठीक है। और इसमें दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला चौथा। भाई इसमें आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा आंसर में, है ना, ऑप्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों में से एक का आप चेंज कर पाएंगे, राइट। चलिए 14 में अगला देखिए, मैंने आपको लॉजिक से सारी चीज इसमें समझा दी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। हाँ जी 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिमांड मस्ट हैव बी एलिमिनेट। हाँ जी मांग के तत्व कौन कौन से हैं इनमें? डिजायर होनी चाहिए, बताओ। डेफिनेशन कराई थी मैंने आपको, जब भी मैंने आपको बताया था डिजायर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ जी डिजायर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ कि सर बिना डिजायर के तो काम ही नहीं चलेगा। याद है 3 फ्रेंड का एग्जांपल दिया था मैंने, एक फ्रेंड है जिसकी BMW लेने की डिजायर है बस,
हाँ जी, एक फ्रेंड है जिसकी BMW लेने की क्या है, डिजायर है, राइट। तो डिजायर होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए नहीं। तो भाई इसमें दोनों आ जाते हैं, इसमें आपकी डिजायर भी आ जाती है और विलिंगनेस टू पे भी आ जाता है, सॉरी परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे नहीं, परचेजिंग पावर आ जाती है कि आप खरीदने की आपके पास पावर है या नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वांट कहते हैं। तो डिजायर होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यानी कि परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए साथ साथ में। और तीसरा पॉइंट आता है क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर हैं। अभी इसमें आपको एबिलिटी टू पे नहीं दे रखा, वो भी होना चाहिए। अभी तो यही दे रखे, तो अभी तो फिलहाल हमारे मांग के तत्व है, तो हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, राइट। तो 15 में किसके साथ जाएंगे, हम डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी 16 देखिए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हाँ जी सेंटेंस दे रखा है आपको, कथन कह रहा है द डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो भाई ये कथन तो सही है। मांग वक्र नकारात्मक ढलान है जो कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध बताता है, विपरीत, ठीक है। इट अप्लाइड ओनली गिवन गुड्स, ये गड़बड़ कर दी, हाँ जी, यह केवल गिवन गुड्स पर होता है, नहीं, यह सामान्य वस्तुओं पे होता है। किस पे होता है, सामान्य। ये तो अपवाद है बेटा, गिवन गुड्स क्या है, अपवाद है, ठीक है। हाँ, ये किस पर लगता है, सामान्य वस्तु पर लगता है, तो रीजन गलत है आपका। तो ए इज ट्रू और आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहे इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, प्राइस कितनी डिक्रीज हो रही है, 20%, और डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज बाय 40%, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है आपकी 40%, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड 40%, परसेंटेज चेंजिंग प्राइस 20%। तो बताओ आंसर क्या आ गया, 2। तो एक से ज्यादा आ गई, नहीं आ गई, हाँ जी। तो क्या कहेंगे हम इसको, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, या फिर हाईली। तो हम कहेंगे हाईली इलास्टिक, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे आंसर हमारे हो गए रॉन्ग, एक से ज्यादा है, हमारी आंसर आ रहा है 2। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी। नॉर्मल डिमांड ड्राइव स्लोप, सामान्य मांग ढलान को प्रेरित करता है। सामान्य, नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहां पे। तो हमारा डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड होता है। स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे डिमांड कर्व का स्लोप होता है, राइट, ठीक है, हाँ जी। और हॉरिजेंटल आपको पता है, हॉरिजेंटल कब होता है, ये हॉरिजेंटल हो गया। अपवार्ड का कैसे बनता है, अपवार्ड यानी कि ये बनता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के उसमें, है ना, ठीक है, अपवार्ड भी बनता है। वर्टिकल कैसे बनता है, वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन यहां पे नॉर्मल पूछा है इसने, नॉर्मल डिमांड कर्व, तो नॉर्मल का आंसर क्या आएगा, तो नॉर्मल का आएगा डाउनवर्ड। तो नॉर्मल हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, राइट। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद।